देखो, कल तक हम लोग अमेरिकी हस्तक्षेप का अध्ययन कर लिए थे, पढ़ लिए थे। आज का टॉपिक होगा हम लोगों का लाओस में गृहयुद्ध। लाओस में गृहयुद्ध। आज का टॉपिक है लाओस में गृहयुद्ध। अगर लाओस की बात करें तो कल थोड़ा सा मानचित्र आप लोगों को बताया था कि यहाँ से वियतनाम शुरू होकर के इस तरह से यहाँ तक आता था और इसी बीच में लाओस और काम्बोडिया। तो काम्बोडिया के अगर हम लोग इस सीमा की बात करें तो इसकी राजनैतिक सीमा पूर्व में उत्तरी वियतनाम की सीमा को छूती थी। काम्बोडिया के जो लाओस की बात कर रहे हैं तो लाओस जो है ना, ये लाओस का ये पॉइंट अगर हमने ले लिया, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। तो कह रहा है कि लाओस की जो राजनीतिक सीमा पूरब में उत्तरी वियतनाम को छूती थी। यहाँ पर पूरब में उत्तरी वियतनाम पड़ता था, ठीक ना। अब यहाँ वियतनाम के साथ इसका सीमा साझा होता था। 1954 ईस्वी में यह स्पष्ट हो गया था कि उत्तरी लाओस के दो प्रांत फुंगसाली एवं हौवा फ्रांस में साम्यवादियों का जो है ना प्रभुत्व था। अब जब 1954 में जिनेवा समझौता कल हम लोग पढ़े थे 1954 में, और उसमें पाया था कि वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी समर्थित सरकार का गठन किया गया, तो साम्यवादी प्रभाव था। अब इसमें साम्यवादी प्रभाव था, इसके टच में आने के कारण जो लाओस था, तो लाओस के उत्तरी लाओस, मैंने अब ये नहीं कह रहा हूं कि लाओस भी दो भाग में बट गया, मैंने पूरे क्षेत्र की बात करें तो ऊपर के हिस्सा जैसे भारत है तो भारत के बटले हैं हम लोग, लेकिन उत्तरी क्षेत्र के उत्तरी भारत, दक्षिण के हिस्से को दक्षिण भारत, पूर्वी क्षेत्र को पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत कह सकते हैं। उसी तरह लाओस का उत्तरी क्षेत्र में जो दो राज्य था, एक था फुंगसाली और दूसरा था हौवो, यानी उत्तरी लाओस के दो राज्य, एक था फुंगसाली और दूसरा हौवा फ्रांस। हौवा, तो ये दोनों हिस्सा में क्या पाया गया, उत्तरी वियतनाम के टच में होने के कारण, साम्यवादियों के टच में होने के कारण यहाँ साम्यवाद का प्रभुत्व, ठीक ना। इन दोनों क्षेत्र पर क्या था, साम्यवादी प्रभुत्व, साम्यवादी प्रभुत्व। अब जितना संपर्क में रहिएगा उसका प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ना ही है। तो ये लोग उत्तरी वियतनाम के टच में था, उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी प्रभाव था, इसलिए साम्यवाद का प्रभाव इन क्षेत्रों पर पड़ा और ये अपने विस्तार के लिए उद्यत थे। और यहाँ पर जो साम्यवादी प्रभुत्व था ये अपना विस्तार कर, दोनों का तो विस्तारवादी नीति था, साम्यवाद का भी विस्तारवादी नीति था और पूंजीवाद का भी विस्तारवादी नीति था। पूंजीवाद भी चाहता था कि मेरा प्रभाव फैले और साम्यवाद भी चाहता था। तो साम्यवादी प्रभुत्व के कारण लोग अपना विस्तार करना चाहता था। जब लाओस में राजतंत्र को हटाकर संसदीय प्रणाली अपनाई गई तो वहां राजनैतिक अस्थिरता का दौर शुरू। अब कल ही हम आप लोगों को बताए थे कि वहां पर जो है संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया। तो जब संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया तो कहा जाए कि वहाँ राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न हो गई, सरकारें अस्थायी कभी नहीं रह सकती। लाओस एवं काम्बोडिया की पूर्ण स्वतंत्रता को मान लिया गया। घटना क्या घटी
सबसे पहले तो ये मान लिया गया कि लाओस और कंबोडिया पूर्णतः स्वतंत्र है, क्योंकि पहले ही से इसको तटस्थवादी देश लोग समझता था। यह भी व्यवस्था किया गया कि 1956 के मध्य के पहले संपूर्ण वियतनाम का चुनाव द्वारा एकीकरण कर एक सरकार का गठन किया जाए यदि जनता चाहे। साथ में यह घोषणा किया गया था, लाओस और कंबोडिया को पूर्णतः स्वतंत्रता दे दी गई थी, और यह घोषणा किया गया कि 1956 ईस्वी तक जो वियतनाम को दो हिस्सों में बांटा गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, तो इन दोनों हिस्सों का एकीकरण किया जा सकता है चुनाव के द्वारा। यानी ये कहा जाए कि जन समर्थन के द्वारा दोनों का एकीकरण किया जा सकता है, अगर वहां की जनता चाहे तब। जनता अगर राजी होगी, यह शर्त अगर रखा जाए हो ची मिन्ह के पास, तो आप अपने मन से सोचिए कि इस शर्त को हो ची मिन्ह स्वीकार करेंगे कि नहीं। अपने कूटनीति का सहारा लेकर के वो इसको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उनको पता था कि जनता कभी भी चाह रही है कि हम लोग मिल करके रहें। वो वियतनाम को दो हिस्सों में बांटना नहीं चाहती। जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए एक त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन, और जो जेनेवा समझौता किया गया था, इस समझौता की देख रेख करने के लिए एक 3 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन किया गया। क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन, जो इस पूरे समझौते का क्रियान्वयन का देखरेख करेगा कि कहीं पर कोई मनमानी तो नहीं न कर रहा है। और इसके लिए 3 सदस्यों वाला कमिटी बना था। 3 गो सदस्य माने 3 गो आदमी ना, 3 गो प्रतिनिधि, 3 गो देश की कमेटी बनी, ठीक ना। इस त्रिसदस्यीय कमेटी के सदस्य था भारत, कनाडा एवं पोलैंड। भारत, कनाडा एवं पोलैंड। ये टॉपिक हम लोग लिख लेते हैं नोट्स में कि जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन के लिए एक त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया, ठीक ना। और इसका सदस्य किसको बनाया गया? तो सदस्य लिख देते हैं। इसका 3 जो देश सदस्य था, एक भारत, दूसरा कनाडा और तीसरा पोलैंड। ये 3 देशों का सदस्य एक कमेटी बनाया गया, त्रिसदस्यीय कमेटी। जेनेवा समझौता ने तत्कालिक रूप से तो कुछ शांति अवश्य पैदा कर दिया था, युद्ध टल गया, दोनों को खुश रखा गया, पूंजीवाद भी खुश हो गया था, साम्यवाद भी खुश हो गया था। तो ये जेनेवा समझौता कुछ हद तक तो शांति की स्थापना कर दिया था, परंतु तुरंत ही हिंद चीन में उथल पुथल शर्म हो, यानी अस्थाई शांति नहीं ला सका। जेनेवा समझौता कुछ समय के लिए शांति लाया, लेकिन अस्थाई शांति नहीं ला सका, और हिंद चीन में फिर से उथल पुथल चालू हो गया, क्योंकि अब उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार थोड़ा सुदृढ़ हो गई, और वो पूरे वियतनाम के एकीकरण पर विचार करने लगी। और चूंकि बात तो वादा किया गया था कि वियतनाम का एकीकरण किया जा सकता है, अब बात ही था कि अमेरिका इस सोचले था कि 2 साल के बाद हम अपना ताकत के बल पर एकीकरण करके पूंजीवादी देश बना लेंगे। हुआ उल्टा।
साम्यवादी ताकत मजबूत हो गई और अब साम्यवादी लोगों ने पूरे वियतनाम के एकीकरण पर विचार करना शुरू कर दिया। परंतु दक्षिणी वियतनाम की स्थिति इसके विपरीत थी। अब दक्षिणी वियतनाम की स्थिति पूंजीवादी समर्थित सरकार जो बाओदाई की सरकार थी वह एक सफल सरकार नहीं साबित हो सकी और वहां के जनता बाओदाई से खुश नहीं थी। अमेरिकी समर्थित बाओदाई की सरकार का संचालन न्यो दिन दियम के हाथ में, नाम था बाओदाई का और सरकार के चला रहा था न्यो दिन दियम। इन दिनों दक्षिणी वियतनाम में साम्यवादियों के साथ साथ अपदस्थ राजघराने के 3 सौतेले भाइयों ने लाओस पर अपनी राजनीतिक पकड़ के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए। अब देखो क्या राजनीतिक अस्थिरता कैसे शुरू हुई। क्या दोनों की स्थिति तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की स्थिति तो हमारे सामने है कि उत्तरी वियतनाम में जो साम्यवादी समर्थित हो ची मिन्ह की सरकार थी वो सुदृढ़ हो रही थी। अच्छा नेता थे हो ची मिन्ह, जनता के लिए लोकप्रिय थे और ये जनता की भलाई का कार्य कर रहे थे, इसलिए यह सरकार सुदृढ़ हो गई, ताकत भी बढ़ने लगी और जनता इनके सपोर्ट में थी। इसलिए ये अब पूरे वियतनाम के एकीकरण पर विचार करना शुरू कर दिया। उधर जो दक्षिणी वियतनाम की स्थिति की बात करें तो वहाँ हम जानते हैं कि अमेरिकी समर्थित बाओदाई की सरकार थी, लेकिन सरकार चला रहा था न्यो दिन दियम। जनता उनसे थोड़ा त्रस्त थी, असंतुष्ट थी। तो ये तो वियतनाम की स्थिति है। इधर क्या हुआ कि साम्यवादी लोग तो माने चाह रहे हैं कि पूरा हिंद चीन में साम्यवाद का प्रसार हो जाए, और इधर 3 भाई थे जो अपदस्थ राजघराने के। अपदस्थ राजघराना नहीं समझ में आया? हम लोग पढ़े ना कि 1954 की जो जेनेवा समझौता हुआ था ओकरा से पहले अगर देखा जाए तो लाओस और कंबोडिया में तो पुराने राजवंशों को दे दिया गया था अधिकार, राजा लोग ही अपना शासन कर रहे थे। अब यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया तो राजा को हटाना पड़ा ना। तो राजा लोग हट गया तो जो राजा का लड़का राजकुमार कहलाता है। अभी राजकुमार लोग को लगा ना जी कि संसदीय शासन प्रणाली के चलते ना हम लोग हट गए, तो ये लोग अपना फेरा में रहेगा ना, तो हम राजा के लड़का हैं, देश पर तो मेरा अधिकार बनता है कि ना। तो 3 गो राजकुमार थे, 3 भाई, जो अपदस्थ राजघराना था जो पहले राज कर रहा था और उसको अब हटा दिया गया संसदीय शासन प्रणाली से। उस राजा के 3 लड़के थे और तीनों भाइयों ने, अब ध्यान रखना है कि तीनों भाई, यहाँ सौतेला भाई का शब्द प्रयोग समझ में आ रहा हो ना, सौतेला भाई। अब राजा लोग वो था, एक वो राजा कई वो शादी करता था, तो ये लोग सौतेला भाई था। तो ये लोग भी अपने अपने रास्ते से, माने अपने अपने तरीके से अपने हाथ में सरकार लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें पहला राजकुमार का नाम था सुवर्णफुमा, जो तटस्थवादी। देखो 3 भाई यहां लिख देते हैं, अपदस्थ राजघराने के 3 सौतेले भाई यानी राजकुमार, ठीक ना, 3 गो थे। इसमें ध्यान रखेंगे, पहला नाम क्या है? सुवर्णफुमा। पहला नाम क्या है? सुवर्णफुमा। यह एक तटस्थवादी व्यक्ति था। तटस्थवादी का मतलब समझ में आ रहा है? 2 गो गुट बना है ना विश्व में, एक पूंजीवादी गुट और एक साम्यवादी। इन्हें तो साम्यवादी था ना पूंजीवादी था, तो जो दोनों में कौनों के सपोर्ट नहीं किया
उसी को तटस्थवादी कहा गया। तो ये दोनों में से किसी पार्टी का समर्थक नहीं था। दूसरा राजकुमार सुफन बोंग था। दूसरा राजकुमार का नाम था सुफन बोंग या पाथेट लाव। इसी का दूसरा नाम था पाथेट लाव। यह साम्यवादी विचारधारा, ठीक ना। यह एक कैसा विचारधारा का था? यह साम्यवादी विचारधारा का, ठीक ना। तो ये क्या कोशिश कर रहा था पाथेट लावो? यह कोशिश कर रहा था कि अपना सैन्य संगठन बना करके और समूचे लाओस में साम्यवादी व्यवस्था कर। और तीसरा राजकुमार जो था उसका नाम था फूमी नौसवान। तीसरा भाई का नाम था फूमी नौसवान। तीसरा भाई फूमी नौसवान। ये क्या था? दक्षिणापंथी विचारधारा। ये दक्षिणपंथी विचारधारा माने पूंजीवादी विचारधारा का, ठीक ना। तीसरा भाई पूंजीवादी विचारधारा का। इन तीनों ने अपनी राजनैतिक वर्चस्व का संघर्ष करने का मतलब ये तीनों भाइयों का जो था आपसी जो वर्चस्व की लड़ाई थी। तीनों भाई अभी चाहता था कि मेरा वर्चस्व हो, ये चाहता था मेरा वर्चस्व हो, ये चाहता था कि मेरा। तो इन्हीं तीनों भाइयों के आपसी वर्चस्व की लड़ाई ने ही और संघर्ष ने ही लाओस में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर दी। सरकार कोनो स्थायी नहीं टिक पाया। सरकार बना लेकिन सरकार को 3 गो खतरा मंडरा रहा है ना। ये कोशिश कर रहा है कि ना हमारा हाथ में सरकार आ जाए, ये कोशिश कर रहा है कि हमारा हाथ में सरकार आ जाए, ये चाहता है कि हमारा हाथ में। तो इन्हीं लोगों का आपसी जो संघर्ष था वहां लाओस में अस्थिरता का स्थिति उत्पन्न कर। कोई सरकारें टिक नहीं पाई। कैसे नहीं टिक पाई इस चीज को समझते हैं। ऊपर से कह रहा है कि रूस और अमेरिका दोनों गुटों का समर्थन एवं हस्तक्षेप इसे और बढ़ा रहा था। अब इस संघर्ष को और इस अस्थिरता को और भी जटिल समस्या कहां से उत्पन्न हो जा रहा था? तो साम्यवादियों का समर्थन रूस कर रहा था, पूंजीवादियों का समर्थन अमेरिका। तो इन सभी कारणों से यह संघर्ष जटिल होता जा रहा। सन 25 दिसंबर 1955 ईस्वी लाओस में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद राष्ट्रवादी सरकार का गठन हुआ और सुवर्ण फुमा के नेतृत्व में सरकार बनी। देखिए अब घटना कैसे घट रही है, सरकारें कैसे बन रही है और घटनाएं क्या घट रही है। का बाबू का दिक्कत है तुरा? ओखनी से कुछ बोल रहा है। नहीं पढ़ना है तो बाहर निकल जाए। अस्थिर बैठो। चलो देखो अब घटनाएं जो अभी तक चर्चा के दौरान मैं बता रहा था कि अस्थिरता का दौर उत्पन्न हो गया। तो ये खाली सुन रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं हम लोग कि अस्थिरता उत्पन्न हो गया। कैसे अस्थिरता उत्पन्न हुआ इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ? सबसे पहले 25 दिसंबर सन 1955 को लाओस में चुनाव हुआ और उस चुनाव में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और इस सरकार का नेतृत्व किया सुवर्ण फुमा। यानी सबसे पहली घटना क्या घटी कि 25 दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव द्वारा
सुवर्ण फुमा के नेतृत्व में सुवर्ण फुमा के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन। पहले ही हम लोग जानते थे कि वो तटस्थवादी व्यक्ति था, उसको न साम्यवाद से लेन देन था न पूंजीवाद से लेन देन था। तो चुनाव में उसको बहुमत मिला और उसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हो गया। तो सरकार तो बन गई। अब सरकार जब बन गई तो पाथेट लाओ ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सरकार बना और उसका दूसरा भाई जो पाथेट लाओ साम्यवादी विचारधारा वाला व्यक्ति था, उसने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और वह इस विरोध किया कैसे, तो उसने इसका विरोध गुरिल्ला युद्ध से किया, छापामार युद्ध। परंतु 1957 में दोनों भाइयों में समझौता हो गया और पाथेट लाओ की पार्टी नियो लियो हकसत, पार्टी का नाम था नियो लियो हकसत NLHS के सदस्यों को भी सरकार में जगह दे दिया गया। अब देखो क्या, दूसरा भाई जो पाथेट लाओ था, पाथेट लाओ ने इसका विरोध करते हुए गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। जब इसने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, लड़ाई ज्यादा दिन नहीं चली। इसलिए नहीं चली कि कोनो दूगो राज्य, कोनो दूगो देश के बीच की लड़ाई नहीं थी, आपसी भाइयों का लड़ाई था। दोनों भाइयों में बहुत जल्दी समझौता हो गया, ठीक ना। तो 1957 में दोनों में समझौता हुआ और पाथेट लाओ की पार्टी नियो लियो हकसत, अगर इसको देखा जाए तो NLHS, ठीक ना, के सदस्यों को सरकार में जगह मिल गया। अब देखो, ये इजले तो और बड़का समस्या उत्पन्न हो गया। एजा दोनों भाई अब मिल के सरकार चलाने लगा। अब तो अभी तक तो तनी मनी सबूरो था, शिक्षक है, ये बहादुरपुर के हैं, इनका नुनार में ड्यूटी है, हमें लोगों के सहपाठी हैं। BPSC TRE 2 में इनका हुआ था। तो जो ट्रांसफर हो रहा है ना, म्यूचुअल ट्रांसफर, उसके लिए आए थे। ना वही के लिए छोटे के साथ बात करने के लिए, तब कहे देखो अब मान लो कि वो तैयार हो तब ना। बात है कि अब वहाँ जाना है या नुनार जाना है, बतिया लगभग बराबर उसके लिए पड़ जाएगा, तो नहीं तैयार है। चलिए देखते हैं हम लोग अपने। तो क्या हुआ, अभी हम लोग जो बात किए कि दोनों भाई मिलकर के सरकार चलाने लगे। अभी तक तो तीसरा को सबूर था कि 2 आदमी बहरे, अब सबूर रहेगा, 2 भाई मिल गया,
और सरकार चलाने लगा ये वो बहरी। अब एक तो आओ, हाँ अपने दिल की बात बता। यहाँ समस्या जो है बिगड़ने लगा। कह रहा है कि यह स्थिति अमेरिका के लिए असह्य है, सबसे ज्यादा अमेरिका के लिए असह्य थी। अमेरिका के लिए इसलिए असह्य थी कि इस पार्टी में अभी तक ठीक था, कोनो दिक्कत नहीं था अमेरिका को। जब तक सरकार स्वर्ण फुमा के हाथ में थी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि यह तो तटस्थवादी था, ना ही पूंजीवादी था ना साम्यवादी। लेकिन जखनिए में सपोर्ट आया पाथेट लावो का, तो हम लोग जानते हैं कि पाथेट लावो की जो पार्टी थी और पाथेट लावो का विचार जो था वो साम्यवादी विचारधारा का था। तो एजा साम्यवाद को न जगह मिल गया, तो अब सरकार ही कहा जाए कि एजा साम्यवादी सरकार का गठन हो गया। अब ये अमेरिका कैसे सहेगा? अमेरिका नहीं चाहता था साम्यवादी सरकार का विकास हो। कल हम बताए थे कि वह कृत संकल्प था कि लाओस और कंबोडिया में साम्यवाद का प्रसार न हो। कृत संकल्प का मतलब एक कहा जाए कि उसने स्वयं से एक संकल्प कर रखा था कि हम साम्यवाद के विस्तार नहीं होने देंगे। ऐसा साम्यवाद का विस्तार होने लगा, सहल जाएगा ओकरा चिंगारियों मिल रहा था, भड़काने के लिए बचल है। हाइयो है विचारधारा ओकर दक्षिणापंथी पूंजीवादी विचारधारा। तो कह रहा है कि पाथेट लाओ जो कि वामपंथी विचारधारा, साम्यवाद को वामपंथ भी कहा जाता है, तो पाथेट लाओ जो साम्यवादी विचारधारा का था, अमेरिकी षड्यंत्र के कारण दोनों भाइयों में समझौता टूट गया और पुनः गुरिल्ला युद्ध। अमेरिका ने क्या किया कि दोनों में मतभेद उत्पन्न करा दिया, और दोनों में मतभेद उत्पन्न होने के कारण दोनों भाइयों का समझौता टूट गया। अब कुछ लगैले बुझैले होगा, तू लोग तो ये सब ज्यादा जानता होगा कैसे झगड़ा लगाया जाता है। नहीं गिले है कबो दूगो सखी लड़ जाते हैं तो तीसरा का ऐसे नहीं करता है, तीनों बचा देता है। चलो बहुत बढ़िया बात है कि हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि झगड़ा नहीं लगा। चलो मैंने बात को समझना है कि जैसे अभी दोनों तो मिल के कर रहा था, लेकिन एक बात है कि दोनों अलग अलग थे। ऐसे में छोटी सी चिंगारी भी दोनों के लिए काफी था। अमेरिका ने षड्यंत्र किया और दोनों में आपसी मतभेद उत्पन्न करा दिया। इसके कारण क्या हुआ, समझौता टूट गया। और समझौता टूटने का मतलब फिर जो काम कर रहा था तो करेगा, तो गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। अब देखो दोनों भाई फिर आपस में लड़ने लगा। इसी बीच तीसरे भाई जनरल फुमी नौसवान को मौका मिल गया। अब दोनों लड़ रहा है तो तीसरा का फायदा उठा रहा है। उसने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करके दक्षिण पंथी सरकार बना दिया। अब तीसरा भाई जो था फुमी नौसवान ने तख्ता पलट कर दक्षिण पंथी सरकार बनाया। अब देखो इस घटना को समझो। पहले सरकार बनल स्वर्ण फुमा के, कुछ दिन के बाद गुरिल्ला युद्ध करने के कारण दोनों समझौता करके सरकार में शामिल किया पाथेट लाओ को। फिर समझौता टूट गया, आपस में लड़ने लगे। मंत्री बदल रहा है ना, लड़ रहा है ना, तब तक तीसरा भाई को मौका मिला। दोनों आपस में लड़ रहा था तो तीसरा को मौका मिल गया। वो लोग के ध्यान उन्हें भटकल था, सरकार का तख्ता पलट किया, इधर दक्षिण पंथी सरकार का गठन कर दिया।
तो सरकार अस्थायी रह सका? नहीं रह सका। 3 माह बाद फिर तख्ता पलट हुआ। अब यो तख्ता पलट करके ढेर दिन सरकार नहीं चला सके, ठीक 3 महीने बाद इस सरकार का तख्ता पलट हो गया और कैप्टन कांगली के नेतृत्व में सैनिक सरकार। यानी क्या हुआ? अब 3 महीने बाद कैप्टन कांगली ने सैनिक सरकार का गठन कर लिया। बात समझ में आ गई? अब जौन सरकार के तख्ता पलट करके नया सरकार दक्षिणपंथी सरकार बनाया था फोमिनोसवा, इस सरकार का तख्ता पलट कर दिया कैप्टन कांगली और उसने अब सैनिक सरकार की स्थापना कर दी। अब लाओस में सैनिक सरकार, तो सरकारें बदल रही है कितना जल्दी जल्दी। तो इसी को कह रहा है कि अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। परंतु तीनों भाई, अब बताओ, एक गांव में झगड़ा उगड़ा दिखले होगा, भाई आपस में लड़ेगा, सब चलेगा, एक दूसरे के एकदम खून का प्यासा हो जाएगा। लेकिन एक का मतलब है ना कि तीनों आपस में भाइयों के झगड़ा का फायदा कोई दूसरा उठाए। एक बार हुआ था, हम अपने गांव में घर के बगले में देखे थे। अब हिस्सा उसा को लेकर के, चाहे कोनो बात को लेकर के 2 भाई में झगड़ा हो गया। 2-3 गो भाई था, 4 भाई ऐसे वो है, तो 2-3 गो भैया अपने ही में लड़ गया। तो टोला मोहल्ला बचाने आता है ना भाई, मारपीट हो रहा है तो एक आदमी गया मारपीट बचाने के लिए। शाम का समय था, 8 साढ़े 8 रात हो गया था। अब गया, 3-4 भाई मिल के ओखरे के मारने लगे। अब वो पेरा बेचारा पूरा चिल्लाने लगा कि कोई उन लोगों का जान मार रहा है, वैसे वो चिल्लाने लगा। बहुत मार दिया था लोग सब मिल कर। भाई है ना, गया था बचाने ही के लिए, लेकिन अब का इन लोग के विचार आया है, सब भाई आपस में मिल गया ओकरे के मारने लगे। अब जो भी हो ना, अब ओकरा बात तो सब के ध्यान होने चल गया। अब ओकरा घरे से झगड़ा हो गया फिर, तो वही हुआ। ये तीनों भाई तो अपना ही में लड़िए गया है, और तीनों भाई के लड़ाई का फायदा उठाया कैप्टन कांगली। कहा कि सब लड़ो अपने, हम सरकार करे चलाए। इस सरकार चलाने लगा, तब तीनों भाई कहे ऐसा न बात है, देखो घर का मामला है, हम लोग घरे संता लेंगे, बाहर वाला काहे आ गया है कि ना। तीनों भाई मिल के आजे खदेड़ ना ओकरा कैप्टन कांगली को, फिर उसको उस देश में टिकने नहीं दिया, ठीक ना। तो कैप्टन कांगली को उत्तर की ओर भगा दिया, खदेड़ के एकदम। अब उत्तर से कहाँ गया, वही जा। बात समझ में आ गई? तीनों भाइयों ने मिलकर के कैप्टन कांगली को उत्तर की ओर भगा दिया। इस तरह लाओस एक भयंकर गृह युद्ध में फंस गया। गृह युद्ध न हो रहा है, देश के अंदर का लड़ाई को गृह युद्ध कहा जाता है। तो ये अंदर वाली लड़ाई है ना, दूसरा देश से कोनो लड़ाई थोड़े, आपस में लोग लड़ रहा है सरकार के लिए। तो यह एक भयंकर गृह युद्ध में लाओस पड़ गया था, और सरकार भी स्थायी नहीं रह पा रही। इस सरकार के गठन किया और चले तीनों भाई मिलकर एक रुख खड़े। लाओस के गृह युद्ध में अमेरिका रूस की परोक्ष सहभागिता ने एक बार फिर विश्व शांति को खतरा में डाल दिया। जब साम्यवाद पूंजीवाद लड़ेगा, तब अमेरिका रूस सामने आएगा, और तब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के एकदम निकट अपने आप को पाएगा। तो फिर एक बार लाओस की यह गृह युद्ध, जिसमें परोक्ष रूप से रूस और अमेरिका की सहभागिता हुई, और इस कारण से फिर से एक बार विश्व शांति खतरे में पड़ गई, तृतीय विश्व युद्ध दिखने लगा। तब भारत ने जेनेवा समझौता के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग की। तब भारत एजा पहल किया,
भारत आगे बढ़कर के यहाँ पहल किया और जिनेवा समझौता के अनुरूप जो अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का गठन किया गया था उसको पुनर्जीवित करने की मांग उठाया भारत। अंततः इस समस्या पर 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाना तय हुआ और भारत के इस मांग पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आगे बढ़कर के काम किया और 14 देशों का एक सम्मेलन बुलाया गया। इस झगड़े को शांत कराने के लिए 14 देशों का एक सम्मेलन, एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें लाओस के तीनों पक्षों की भागीदारी पर रूस, अमेरिका भी सहमत थे। लाओस के तीनों पक्षों की भागीदारी माने कि भाई तीनों भाई के हक है। पिता की संपत्ति में पुत्रों का बराबर हकदारी होता है। क्या प्रश्न था? चलो देखो, तो यहाँ तीनों भाइयों के भागीदारी को रूस ने भी स्वीकार कर लिया और अमेरिका ने भी स्वीकार कर लिया। तीनों भाइयों की भागीदारी को दोनों देशों ने स्वीकार कर लिया। मई 1961 में यह सम्मेलन हुआ जिसमें सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर सहमति प्रदान कर दी। क्या हुआ? मई 1961 में 14 देशों का एक सम्मेलन हुआ, ठीक ना? 14 देशों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें तीनों भाइयों के संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन हुआ, ठीक ना? और रूस और अमेरिका भी इसके लिए अपनी समर्थन दे दिया। परंतु अमेरिकी षड्यंत्र के कारण लाओस के विदेश मंत्री की हत्या हो गई और गृह युद्ध फिर से शुरू। अमेरिका अस्थिर बैठने वाला था नहीं। इतना होने के बावजूद भी अमेरिका माना नहीं और अमेरिका ने षड्यंत्र करके और लाओस के विदेश मंत्री का हत्या करवाया और विदेश मंत्री की हत्या के कारण फिर से एक बार गृह युद्ध शुरू हो गया। काहे कि अब भले अमेरिका षड्यंत्र कैले था, आज हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो जान रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियों में पता नहीं चला कि हत्या करवैले है, तो तीनों भाई के आपस में संदेह उत्पन्न हो गया और इस कारण से एक बार फिर से लाओस में गृह युद्ध शुरू हो गया। चूंकि अमेरिका लाओस में साम्यवादी प्रसार नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था कि लाओस में साम्यवाद का प्रसार हो, अतः चुनाव द्वारा स्वर्ण फुमा को प्रधानमंत्री बनाया गया और सुफन बोंग उप प्रधानमंत्री बना। इससे असंतुष्ट पाथेट लाओ ने सन 1970 में लाओस पर आक्रमण कर जार्स के मैदान पर कब्जा कर लिया। अब देखो, अमेरिका षड्यंत्र किया, अमेरिका षड्यंत्र करके आप फिर से चुनाव करवाया और चुनाव करवाया तो क्या हुआ, दोनों भाई, ठीक है ना, पाथेट लाओ को छोड़ करके बाकी दोनों भाई प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए। एक से पाथेट लाओ खिसिया गया, खिसिया के वो आक्रमण कर दिया, आक्रमण करके जार्स के मैदान पर अपना कब्जा कर लिया। कब ये घटना घटी? 1970 ईस्वी, ठीक ना? हालांकि अमेरिका ने इस युद्ध में जमकर बमबारी किया, अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से जमकर बमबारी किया, परंतु पाथेट लाओ के आक्रमण को वह रोक नहीं सका। रूस ने लाओस पर आक्रमण और उसके बिगड़ते स्थिति की जिम्मेदारी अमेरिका को सौंपा। रूस ने डायरेक्ट आरोप लगाया कि जो
लाओस की स्थिति बिगड़ी हुई है और इस तरह के संकट उत्पन्न हुआ है, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार अमेरिका है। और वास्तव में भी अमेरिका था। अमेरिका ने खुल करके युद्ध में आ जाने से यह जटिल स्थिति और भी जटिल हो। सन 1917 में हजारों दक्षिणी सैनिकों ने अच्छा देखो यहाँ मिसप्रिंट है, 71 होगा, थोड़ा ब्लैक पेन है किसी के पास, इसमें 17 हो गया, लाओ ना पेन वाला। देखो जिस बुक में 17 है ना 71 कर दो, ये घटना 1971 की है। तो देखो अब हो गया, आप सुनो आगे। 1971 में हजारों दक्षिणी सैनिकों ने लाओस में प्रवेश कर दिया। अमेरिका खुल करके इस युद्ध में सामने आ गया और 1971 ईस्वी में यह हुआ कि दक्षिण सैनिक माने अमेरिकी समर्थित सैनिक लाओस में प्रवेश कर दिया। उनके साथ अमेरिका के सैनिक भी थे, युद्धक विमान भी था एवं बम वर्षक हेलीकॉप्टर भी थे। यानी पूरी तरह से अमेरिका अपनी ताकत झोंक दिया। बात यह था ना कि अमेरिका इतना बड़ा शक्तिशाली देश और इस लड़ाई में कूदल था, एक आदमी के आक्रमण को नहीं रोक सका, पाथेट लाओ के आक्रमण को नहीं रोक सका, तो वह इस हार को अपनी प्रतिष्ठा का कारण मान लिया। उसने मान लिया कि हमारी प्रतिष्ठा हमने दी और जिद के कारण उसने खुल करके इस लड़ाई में आ गया। और इसीलिए दक्षिणपंथी सैनिकों के साथ अमेरिका के सैनिक भी आए, बम वर्षक हेलीकॉप्टर भी आए, युद्धक विमान भी आए। इनका उद्देश्य हो ची मिन्ह मार्ग पर कब्जा करना था। और ये जो पूरी फौज आई थी, इस फौज का कारण क्या था? वह जो हो ची मिन्ह मार्ग था ना, उस पर कब्जा करना चाहते थे। थोड़ा सा यहाँ चर्चा करेंगे, लिख लेते हैं। क्या हुआ? 1971 में दक्षिणी सैनिकों के साथ अमेरिकी सैनिक युद्धक विमान एवं बम वर्षक हेलीकॉप्टर लाओस में प्रवेश किया। इसका उद्देश्य क्या था? हो ची मिन्ह मार्ग पर देखो, हो ची मिन्ह मार्ग क्या था? हम मैप बताए थे कि इस तरह से वियतनाम की आकृति है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, बीच में लाओस और कंबोडिया पड़ता है। तो दक्षिणी वियतनाम से लेकर के हो ची मिन्ह थी, लाओस और कंबोडिया होते हुए उत्तरी वियतनाम तक हो ची मिन्ह मार्ग जाता था। यानी हो ची मिन्ह मार्ग उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम को जोड़ता था। रास्ते में लाओस और कंबोडिया भी पड़ता था, ठीक ना? तो वह चाहता था कि इसी पर कब्जा कर ले। अमेरिका चाहता था कि इसी मार्गों पर कब्जा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम का संपर्क बाधित हो जाएगा। इसी उद्देश्य से उसने अपने सारे सेना को लाओस में प्रवेश करा दिया। पाथेट लाओ ने रूस और ब्रिटेन से अनुरोध किया कि वे अमेरिका पर दबाव डालकर को उन्हें रोके। अब पाथेट लाओ चूंकि साम्यवादी विचारधारा का, तो रूस से मदद मांगा, साथ ही ब्रिटेन से भी कहा कि आप लोग दबाव डालिए और अमेरिका को ऐसा करने से रोकिए। आप लोग अमेरिका को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा उसने मदद मांगी। परंतु चीन ने अमेरिका को धमकी दी। क्या दिया धमकी? चीन अमेरिका को धमकी दी। पहले अमेरिका को लगा कि यह युद्ध तो जीत लेगा,
अमेरिका को लगा कि तो युद्ध हमारा बायां हाथ के खेल है। अरे क्या था, हिंद चीन एक छोटा सा देश, अमेरिका के सामने हिंद चीन एक छोटा सा देश, और पूरा हिंद चीन से थोड़े होकर लड़ना था। हिंद चीन का एक छोटा सा हिस्सा मात्र लाओस से, अब पूरा लाओस से भी नहीं लड़ना था, अगर तो पाथेट लाओस से लड़ना था। बताओ, इतना बड़ा दुनिया का महाशक्ति और एक छोटे से व्यक्ति, इन दोनों के बीच का युद्ध था। अमेरिका को लगा कि हमारा आगे का है ना, एक बड़हन बस के सामने एगो छोटहन साइकिल तो होगी, इन दोनों के टक्कर, तो बस को तो कबो लगेगा साइकिल को कुचल के निकल जाएंगे। अमेरिका के लिए यही था, अमेरिका यही सोचा था कि इस युद्ध को हम बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। परंतु हो ची मिन्ह मार्ग क्षेत्र पर जाकर उसकी सेनाएं बुरी तरह से फंस गई। लाओस के प्रबल प्रतिरोध के कारण उसके लिए वापस लौटना मात्र ही उसके पास एक उपाय बच गया। ओकरा में दूसरा विकल्प नहीं था, एक ही विकल्प था, वापस लौट। सोचले कुछ और था, हो गया कुछ और। तू तो सोचले था कि लड़ाई कुछ नहीं है, 2-4 दिन में एक निपटा लेंगे, इस सोच के पहुंचल था। लेकिन इस मार्ग पर आकर के यह बुरी तरह से फंस गया। लाओस ने इतना प्रबल विरोध किया, पाथेट लाओ ने इस प्रकार से इस युद्ध का संचालन किया कि अमेरिका के पास एकमात्र विकल्प रह गया कि वापस लौट। इस तरह अमेरिका अपने आक्रमण में वामपंथ के इस प्रसार को यहाँ पर यही हम लोगों ने पाया इस पूरे कहानी में कि अमेरिका ने भरपूर प्रयास किया, परंतु अमेरिका अपने भरपूर प्रयास के बावजूद भी लाओस में वामपंथ यानी साम्यवाद के प्रसार को रोक। बात समझ में आ गई? लाओस की कहानी समझ में आ गई? तो आप लोग हबुड़ाइए गए हैं। कंबोडिया वाला संकट कल पड़ गया। समोसा तू लोग के बाकी रह गया। अच्छा जाओ।